हे गाइस, वेलकम टू इलीट एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। तो 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा हमने दे दिया था। और पहले हमारे पास 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमने जम्मू कश्मीर को तोड़कर, एक राज्य था जो कि उसको तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए हैं। और अब अपने पास 9 केंद्र शासित राज्य जो हैं वो हो चुके हैं और 28 राज्यों का दर्जा हमने दिया है। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो द्वितीय अनुसूची की बात करते हैं अब हम। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची जो है इसमें मंत्री और उच्चतम न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संवैधानिक शपथ है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न प्रदेशों में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्यसभा में एमपी और एमएलए जो होते हैं उनकी सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया गया है कि इनमें प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। मतलब इन क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं उन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा उसके बारे में छठवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो शक्तियों का बंटवारा है और कर लगाने की जो अधिकार है वो कौन सी सूची में किसको दिया गया है, कुछ प्रावधान, कुछ शक्तियां अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य और केंद्र में विभाजित की गई हैं, उनके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि संघ सूची जो है इसमें 97 ऐसे विषय हैं जिनमें संघ मतलब केंद्र द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जैसे जो इसके उदाहरण हैं, कुछ जो विषय हैं उनके उदाहरण हैं देश की रक्षा और विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, तार, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। वैसे ही राज्य सूची जो है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, उस समय जब संविधान बना था तब इसमें 66 विषय थे। तो इसमें से 5 विषय हटाकर हमने समवर्ती सूची में रख दिए। तो वो 5 विषय कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो राज्य सूची में विषय हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, और ये सब राज्य सूची के अंदर आता है। इनमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसे मामले हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन पर अगर विषय एक निश्चित हुआ जिस विषय पे कानून बनाना है वो केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि रहेगा। जैसे कोई एक विवादित विषय हो गया जो समवर्ती सूची का है तो उसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। तो ऐसे पहले जब संविधान बना था तब इसमें 47 विषय थे और अब इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। जो 5 विषय राज्य सूची के थे वो उसको समवर्ती सूची में ला दिया गया है। जैसे कि इसके कुछ विषय हैं, दीवानी, फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन क्षेत्र आदि जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसमें कितने विषय हो गए हैं? 52
पहले इसमें 47 विषय थे। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमें ये याद रखना है कि संघ सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में कितने विषय हैं। उस समय जब बना हुआ था तब 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची में जब बना हुआ था तब 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में हम भाषाओं का उल्लेख है। हमारी 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब मूल रूप से जो संविधान बना हुआ था 1951 में, तो उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। वो 14 भाषाएं कौन सी थी? जिन 14 भाषाओं के आधार पर 1954 में 14 राज्य गठित हुए थे, वो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। उसके बाद संशोधन हुआ 1967 में 21वां संशोधन, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद एक आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, नमक नाम याद रखिएगा, नमक जो हम खाने में डालते हैं वो। तो इसके बाद दूसरा संशोधन जो है 71वां संशोधन 1992। कौन सा संशोधन? 71वां। उसमें हमने नमक डाला। नमक से ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये याद रखिएगा आप, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। कौन सा? 71वां संशोधन 1992। अब यहाँ 1992 का 92वां ले लो, 92 ले लीजिए, और फिर जो सन है उसको चेंज करके 2003 में लेके आ जाइए। तो 92वां संशोधन सन 2003, इसमें हमने भाषा ऐड की बी के बाद डी, एम और एस। बी से है बोडो, डी से है डोंगरी, एम से है मैथिली और एस से है संथाली। तो BDMS ये शॉर्टकट है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे आपको हर किसी की ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो 92वां संशोधन जो 2003 में हुआ उसमें BDMS हमने भाषा याद की। बी से फिर से याद रखेंगे, बी से क्या? बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। ठीक है। अब 9वीं अनुसूची, जो मूल संविधान जो बना था हमारा, मैं मूल संविधान इसलिए कह रहा हूँ, मूल संविधान वो संविधान है जब पहली बार संविधान आम लोगों के बीच में रखा गया था, तो वो मूल संविधान है। उस समय 9वीं अनुसूची नहीं थी। इसको हमने 1951 जब संविधान हमने रखा था, सबसे पहला संशोधन हमने 9वीं अनुसूची डालकर ही किया था। तो संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। अब 9वीं अनुसूची में क्या था कि इससे पहले संपत्ति का अधिकार था, तो हम किसी भी भूमि का ग्रहण सरकार नहीं कर सकती थी। अब सरकार किसी भूमि का ग्रहण करेगी तो किसी भी व्यक्ति को वो पसंद नहीं होगा, जिसकी भी भूमि होगी वो कभी अपनी भूमि सरकार को नहीं देना चाहेगा, लेकिन पर उस भूमि पर सरकार सार्वजनिक तौर पर कुछ निर्माण करेगी जिसका लाभ सबको होगा। तो इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया 1951 में कि सरकार कैसे कैसे और किन किन तरीक़ों से भूमि को अधिकृत कर सकती है। अब इसके बारे में और डिटेल है अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 284 अधिनियम है जो इस अनुसूची के अंदर आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद 10वीं अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें जो दल बदल कानून है उनके प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से देखिए आप, अभी जो चल रहा है, जो पायलट साहब हैं सचिन पायलट राजस्थान में, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और उसके पहले सिंधिया जी गए थे। तो ऐसे नेता एक दल से जीतकर दूसरे दल में जा सकते हैं। और पहले ये होता था कि जब वो दूसरे दल में जाते थे
तो तब भी वो जीते हुए कहलाते थे। लेकिन पर ये जो कानून आया इसके बाद से, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 जो हुआ, उसके बाद से ये हुआ कि जब नेता जीतकर एक, जैसे वो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, किसी भी एक में दल में है, बीजेपी में है, तो वो वहाँ से जीत कर अगर कांग्रेस में समर्थन देता है तो उसका समर्थन मान्य नहीं होगा। जिस भी क्षेत्र से वो जीता हुआ है, अगर वो दल बदलता है तो वहाँ पर फिर से चुनाव होंगे। लेकिन पर ये का एक कंडीशन आ जाती है इसमें कि अगर वो निर्दलीय विधायक हो या निर्दलीय नेता हो तो फिर वो जीता हुआ कहलाएगा। वो दोनों पार्टियों को समर्थन दे सकता है, किसी को भी, पक्ष की और विपक्ष की कोई सी भी पार्टी को समर्थन दे सकता है। तब उस अवस्था में वहाँ पर फिर से चुनाव नहीं होंगे। तो ये 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये सब चीज़ें ऐड की गई थी। अब 11वीं अनुसूची ये भी 73वां संविधान संशोधन 1993 में ये जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज्य संस्थाएं जो हैं उनको कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। 29 जो सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको स्पेशल लेक्चर एक पंचायती राज का मैं बनाऊंगा, उसमें आपको वो पूरे विषय और पंचायती राज के बारे में पूरी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि एमपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसमें से सवाल आते ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये संविधान के 11 अनुसूची थी। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन है। ये 1993 में ही है। तो उसमें नगर निगम और नगर पंचायतों को काम करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए थे। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम संविधान में एक अलग ही लेक्चर में उस पर बनाऊंगा। तो जो पार्ट हैं, ऐसे 22 पार्ट जो हैं जिस पे संविधान हमारा बटा हुआ है, वो 22 पार्ट ऐसे हैं। पहला पार्ट जो है उसमें संघ और उसका क्षेत्राधिकार है। दूसरे पार्ट में नागरिकता है। तीसरे पार्ट में मौलिक अधिकार है और चौथे पार्ट में नीति निर्देशक तत्व है। और यहाँ पे अनुच्छेद भी दिए हुए हैं कौन से पार्ट में क्या क्या है। तो ये जो 20 पार्ट हैं जो हमारी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, हम ये वो 20 पार्ट ही पढ़ेंगे। जैसे कि संघ उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य का क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच में संबंध, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, राज्यसभा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन। और इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो है पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन, जो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद जो है वो बताता है कि जो संघ है, मतलब जो हमारा भारत देश है, उसके अंदर जितने भी राज्य होंगे वो उसके क्षेत्राधिकार में होंगे। और दूसरा अनुच्छेद जो है वो संसद की विधि द्वारा ऐसे निबंध और ऐसी शर्तों पर जो कि ठीक समझे नए राज्य या प्रदेश की स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान करता है। तीसरा जो है अनुच्छेद, उसमें नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान क्षेत्रों क्षेत्र की सीमाएं और उनके नाम परिवर्तन की शक्तियां संसद को विधि द्वारा दी गई हैं। अब दूसरा भाग जो है वो है भारतीय नागरिकता। अब हम भारत की नागरिकता के बारे में बात करते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। ये बात हमने ली थी ब्रिटेन से, ये आपको याद रखना। ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है और ये चीज़ हमने ब्रिटेन से उठाई है। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे फ्रांस है और कुछ देश हैं जिनमें डुअल सिटीजनशिप है, मतलब दोहरी नागरिकता वहाँ पर चलती है। लेकिन हमारा देश वैसा नहीं है कि अब यहाँ पर आप एक ही देश है जिसकी आप नागरिकता ले सकते हैं, वो है भारत देश। आप किसी और के नागरिक होंगे
तो आपको वो नागरिकता छोड़नी होगी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार ये जो अधिक आधार दिए हैं, इन आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो आपका जन्म यहाँ पर हुआ हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है, और एक वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, मतलब आपके मम्मी पापा या कोई भी है जो मतलब जिनके आप प्रोसीडिंग इंसीडर हो, मतलब आप उनके वंश के हो, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। इंसेस्टर बोलते हैं, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है, मतलब आप किसी क्षेत्र में हैं और मतलब भारत के किसी क्षेत्र में हैं और वहाँ पर बहुत दिन आपने बिताए हैं और उसके बाद आप भारत सरकार से नागरिकता लेना चाहते हो तो नागरिकता मिल सकती है। और आप पंजीयन के द्वारा से ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो होता है नागरिकता के लिए आप वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे नागरिकता मिल सकती है। और जैसे भारत अपनी भूमि का विस्तार करता है और आप उस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। अब कुछ संशोधन अभी हुए हैं जिनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम जो अभी 2019 में आया था, जो बिल आया था CAA का, उसमें ये हुआ है कि जो भारत के आसपास के पड़ोसी राज्य जो हैं उनमें जो बहुसंख्यक हैं उनको छोड़कर जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, वो हिंदू हों या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यक जो होंगे उनको भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत के पड़ोसी राज्यों से। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। एक तो नागरिकता का परित्याग कर लें, जैसे कि हमने नागरिकता छोड़ना है भारत की तो हम परित्याग कर सकते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेंगे तो हमारा नागरिकता वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। और फिर सरकार अगर चाहे तो आपसे नागरिकता छीन सकती है। तो ये थे आज का लेक्चर, उम्मीद आपको पसंद आया हो। और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।